हर्षद मेहता स्कैम। अप्रैल 1992 में भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक जबरदस्त क्राइसिस सामने आया जब 4025 करोड़ रुपीस का स्टॉक मार्केट स्कैम एक्सपोज हुआ, जिसका मास्टरमाइंड था हर्षद मेहता। यह सब शुरू हुआ 1989 से, जब हर्षद ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ मिलकर फेक बैंक रिसीट्स बनवानी शुरू की। इन रिसीट्स के जरिए बैंक से पैसा उठाया गया और वो पैसा स्टॉक मार्केट में डाला गया, जहां हर्षद ने एसीसी, स्टेरलाइट, अपोलो टायर्स जैसे शेयर्स को आर्टिफिशियली पंप किया। सेंसेक्स 1000 से 4500 तक गया सिर्फ 3 सालों में। यह बबल अप्रैल 23, 1992 को फटा जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का एक्सपोजे छापा। जैसे ही स्कैम का सच सामने आया, सेंसेक्स क्रैश कर गया। एलआईसी और एसबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। छोटे इन्वेस्टर्स की जिंदगी की सेविंग्स वाइप आउट हो गई। गवर्नमेंट को आरबीआई के थ्रू बेल आउट्स देने पड़े। भारत का ट्रस्ट फाइनेंशियल सिस्टम पर हिल गया। इस केस ने सेबी को मजबूर किया कि वो स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस को टाइटन करे। हर्षद मेहता की कहानी एक वार्निंग थी कि सिस्टम का मिसयूज कभी भी पूरे देश की इकोनॉमी को घुटने पर ला सकता है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। जनवरी 2008 में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस इशू किए, लेकिन 2008 के एंड तक इसका स्कैंडल पब्लिक डोमेन में आग की तरफ फैल गया। टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने लाइसेंसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी के तहत एलोकेट किए, वो भी 2001 के आउटडेटेड रेट पर। 9200 करोड़ रुपीस में लाइसेंसेस उन कंपनीज को मिले जिनका एक्चुअल मार्केट वैल्यू सीएजी के मुताबिक 1.76 लाख करोड़ तक था। यह फर्क गवर्नमेंट के एक्सचेकर का डायरेक्ट लॉस बना। यह सब यूपीए 2 गवर्नमेंट के टाइम पर हुआ, जिसमें कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी। ऑपोजिशन ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट नवंबर 2010 में आई, जिसमें फुल स्केल का एस्टिमेट दिया गया। रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में 122 लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। स्कैम में यूनिटेक वायरलेस और स्वान टेलीकॉम जैसे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, जिनका इनडायरेक्ट लिंक रिलायंस ग्रुप से भी जोड़ा गया। इस स्कैंडल ने एक क्लियर पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस दिखाया। देश भर में प्रोटेस्ट्स हुए और ट्रांसपेरेंसी की मांग ने अन्ना हजारे जैसे मूवमेंट्स को जन्म दिया। 2G स्कैम ने गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर नेशनल डिबेट स्टार्ट कर दी थी। नीरव मोदी स्कैम। फरवरी 2018 में भारत का बैंकिंग सिस्टम तब हिल गया जब 11,400 करोड़ रुपीस का फ्रॉड सामने आया। मास्टरमाइंड था नीरव मोदी, एक हाई प्रोफाइल जूलर। स्कैम पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई ब्रांच में हुआ, जहां नीरव के कंपनीज ने फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए फॉरेन बैंक से लोन्स ले लिए, बिना प्रॉपर कोलैटरल या अप्रूवल के। यह प्रोसेस 2011 से चल रहा था और बैंक के कुछ करप्ट ऑफिशियल्स ने स्विफ्ट सिस्टम का मिसयूज करके इस फ्रॉड को छुपाया। जब तक ये एक्सपोज हुआ, नीरव मोदी और उसका अंकल मेहुल चौकसी दोनों इंडिया से ऑलरेडी भाग चुके थे। इस स्कैंडल ने पीएनबी को एक मैसिव फाइनेंशियल शॉक लगा और उसका इन्वेस्टर ट्रस्ट सीवियरली इंपैक्ट हुआ। आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ट्रस्ट सीवियरली डैमेज हुआ। गवर्नमेंट ने इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी की, लेकिन नीरव मोदी यूके में अरेस्ट होने के बाद भी इंडिया एक्स्ट्राडाइट नहीं हुआ। स्कैंडल ने ग्लोबल हेडलाइंस बनाई और ये सवाल उठाए कि देश के सेकंड लार्जेस्ट बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड इतने सालों तक छुपा कैसे रहा। इस केस ने बैंकिंग रेगुलेशन और ऑडिट सिस्टम्स की क्रेडिबिलिटी पर डायरेक्ट सवाल खड़े किए और टैक्स पेयर्स का पैसा एक बार फिर लॉस में गया। अदानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी। 24 जैन 2023 को यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें कंपनी को द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री तक कहा गया। रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए शेयर प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने का इल्जाम लगाया। यह रिपोर्ट अदानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपीस के एफपीओ के सिर्फ 2 दिन पहले आई थी, जिसके बाद इन्वेस्टर पैनिक मच गया और एफपीओ विड्रॉ करना पड़ा। ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन में रुपीस 10.4 लाख करोड़ तक की गिरावट सिर्फ 10 दिनों में देखी गई। अदानी ग्रुप ने एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया और बोला कि यह इंडिया के खिलाफ एक कैलकुलेटेड अटैक है। लेकिन रिपोर्ट के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने कॉशन दिखाया और रेटिंग एजेंसीज ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। यह कंट्रोवर्सी इसलिए भी सेंसिटिव थी क्योंकि गौतम अदानी को पीएम मोदी के क्लोज एलाई के रूप में देखा जाता है, जिस वजह से स्कैंडल ने पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी उठाए, खासकर अदानी मोदी कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में इशू उठाया और जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पॉलिटिकल नेक्सस और रेगुलेटरी ओवरसाइट पर भी नेशन वाइड डिबेट स्टार्ट कर दी। विजय माल्या बैंक फ्रॉड। विजय माल्या, जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, 2016 में भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्यूजिटिव्स में से एक बन गया। इसका कोर इशू था 9,000 करोड़ रुपीस का अनपेड बैंक लोन जो उसने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। एयरलाइंस 2012 में बंद हो गई, लेकिन लोन्स का रीपेमेंट कभी नहीं हुआ। माल्या ने एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई जैसे मल्टीपल पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लिया
ऑफन विदाउट प्रॉपर कोलैटरल और इन्फ्लेटेड ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर। जब डिफॉल्ट एस्केलेट हुआ तब तक माल्या यूके भाग चुका था मार्च 2016 में। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस फाइल किए और सीबीआई ने डेलिबरेट लोन डिफॉल्ट का केस बनाया। इस फ्रॉड का डायरेक्ट इंपैक्ट बैंकिंग सिस्टम पर पड़ा, खासकर अनसिक्योर्ड लेंडिंग प्रैक्टिसेस और इंटरनल रिस्क कंट्रोल्स एक्सपोज हुए। गवर्नमेंट ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ। 2018 में इंडियन कोर्ट्स ने उसको इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया। यूके कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन अप्रूव किया, लेकिन अपील अब तक पेंडिंग है। माल्या का केस एक सिंबल बन गया है, जहां पॉलिटिकल कनेक्शंस, वीक रेगुलेशंस और अकाउंटेबिलिटी की कमी मिलकर सिस्टम को वल्नरेबल बनाते हैं। कोलगेट स्कैम। 2012 में सीएजी रिपोर्ट ने एक ऐसा स्कैम एक्सपोज किया जिसने यूपीए गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को झटका दे दिया, जिसे हम कोलगेट स्कैम कहते हैं। इसमें 2004 से 2009 के बीच कोल ब्लॉक एलोकेशंस बिना ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के किए गए, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को ह्यूज कमर्शियल बेनिफिट हुआ। सीएजी ने एस्टिमेट किया कि देश को 1.86 लाख करोड़ रुपीस का नोशनल लॉस हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया। ये कोल ब्लॉक्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्रूशियल थी, लेकिन इन्हें फ्रेंड्स, क्रोनीज और पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों को दे दिया गया। स्कैम में मल्टीपल पॉलिटिकल फिगर्स और कंपनीज जैसे हिंदाल्को, जिंदल स्टील और एसआर का नाम आया। ऑपोजिशन ने पीएम मनमोहन सिंह का भी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाया, क्योंकि वो उस टाइम कोल मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 200+ कोल ब्लॉक एलोकेशंस को इलीगल डिक्लेयर करते हुए कैंसिल कर दिया। इसका इंपैक्ट एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स पर पड़ा। ये केस गवर्नेंस फेलियर का क्लासिक एग्जाम्पल बना, जहां नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज, पॉलिटिकल प्रेशर और लैक ऑफ ओवरसाइट ने पब्लिक एसेट को प्राइवेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। सत्यम स्कैम। जनवरी 7, 2009 को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के फाउंडर रामालिंगा राजू ने एक कन्फेशन लेटर लिखा, जिसमें एक्सेप्ट किया गया कि उसने कंपनी के फाइनेंशियल्स को ₹7,100 करोड़ तक फ्रॉडुलेंटली इन्फ्लेट किया। यह भारत का पहला लार्ज स्केल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्कैम था। सत्यम ने अपने बैंक बैलेंस, रेवेन्यूज और प्रॉफिट मार्जिन्स को ओवरस्टेट किया ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ये फ्रॉड 2003 से चल रहा था और राजू ने क्वार्टरली रिपोर्ट्स में फॉल्स नंबर्स दिखाकर कंपनी के शेयर्स आर्टिफिशियली हाई बनाए। जब फ्रॉड सामने आया तो सत्यम के शेयर्स सिर्फ एक दिन भी 80% तक गिर गए। इस स्कैम ने भारत के आईटी सेक्टर की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल उठाया, क्योंकि सत्यम उस टाइम 4th लार्जेस्ट आईटी फर्म थी। इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और रेगुलेटर्स सब शॉक में थे। सेबी ने तुरंत एक्शन लेते हुए राजू को बैन किया और सीबीआई ने केस फाइल किया। 2015 में राजू और उसके की एग्जीक्यूटिव्स को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया। स्कैम ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग फर्म्स की रोल को सेंटर स्टेज पर ला दिया। यह केस एक एग्जाम्पल बना जहां ग्रोथ के नाम पर नंबर्स फैब्रिकेट किए गए और सिस्टम ने टाइमली रेड फ्लैग्स नोटिस नहीं किए।